Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So this is your weekly revision for October 31 to November 6. और ये जो भी आपके वीकली सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स रहते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनका रिविजन करते हैं फॉलोड बाय द मेंस क्वेश्चन एंड MCQ क्वेश्चंस. तो इसके जवाब कई लोग देते हैं और रजनीत राज एंड आई सपोज दीपशिका आर द कॉन्स्टेंट वंस. सो कीप इट अप एंड अदर्स शुड ऑल्सो फॉलो एंड अगर हो सके तो शेयर भी थोड़ा कर दिया करो एंड प्लीज़ लाइक आर वीडियोज़ ऑल्सो सो वी कैन ऑल्सो गेट मोटिवेटेड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला जो न्यूज़ आइटम इंपॉर्टेंट था, इट वाज द 2 फिंगर टेस्ट ऑन रेप विक्टिम्स और ये GS1 के आपके सोशल एम्पावरमेंट में आता है. तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है ऑन दी एलिजिड रेप विक्टिम्स, ये काफ़ी रिग्रेसिव है, यानी काफ़ी मतलब पिछड़ी सोच टाइप का है और इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है और साथ में ये जो विमेन की डिग्निटी है उसको भी अफेक्ट करता है. और इसके अलावा ये भी कहा है कि अगर कोई इस प्रैक्टिस को करता है फॉलो तो उसको गिल्टी माना जाएगा ऑफ मिसकंडक्ट. ओके, तो इसके बारे में थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं. तो 2 फिंगर टेस्ट या फिर इसको पर वजाइना एग्जामिनेशन भी कहते हैं. तो जो सेक्सुअल असॉल्ट या रेप विक्टिम्स होते हैं उनके ऊपर ये कंडक्ट किया जाता है, ये डिटर्मिन करने के लिए इफ़ दे आर हैबिचुएटेड टू सेक्शुअल इंटरकोर्स. और ये पहली बार नहीं है जब इसको मतलब डिसअप्रूव किया है सुप्रीम कोर्ट ने. एंड इनफैक्ट सेंटर की गाइडलाइंस भी है ऑन एग्जामिनिंग द विक्टिम्स ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट, तो वो भी इसको फॉरबिड करती है, इसको मना किया हुआ है सेंटर गाइडलाइंस ने भी, लेकिन उसके बावजूद ये किया जाता है. तो ये 2 फिंगर टेस्ट होता क्या है, तो जो भी वुमन सेक्शुअली असॉल्टेड होती है तो ये एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उसकी हेल्थ और मेडिकल नीड्स को देखते हुए और साथ में मतलब एक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए भी, और ये मेडिकल प्रैक्टिशनर करते हैं. अगेन इट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ अ वजाइना और ये जो प्रैक्टिस है ये एक अनसाइंटिफिक होती है और इसकी कोई भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है. एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन का मतलब आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो एलिगेशन ऑफ रेप को जस्टिफाई कर सकती है. ओके, एंड इसके अलावा WHO की भी एक हैंडबुक आई है ऑन डीलिंग विथ सेक्शुअल असॉल्ट विक्टिम्स और उसमें ये कहा हुआ है कि कहीं पे भी आपको वर्जिनिटी टेस्टिंग या फिर 2 फिंगर टेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी कोई भी साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है. ओके, और यहाँ पे फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर वो वुमन जो है इफ़ शी इज़ हैबिचुएटेड टू सेक्शुअल इंटरकोर्स या फिर हैबिचुअल टू सेक्शुअल इंटरकोर्स, इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है इन डिटरमिनिंग वेदर दी सेक्शन 375 जो कि IPC का रेप से डील करता है, उस चीज़ को वही प्रूव करने के लिए इसका बिल्कुल भी रेलेवेंस नहीं है. अब इसके पहले भी क्या इसके ऊपर बात की जा चुकी है. तो हाँ, 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो टेस्ट है ये उसकी राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है और गवर्नमेंट को ये भी कहा था कि आप बेटर मेडिकल प्रोसीजर्स लेकर आइए टू कंफर्म द सेक्सुअल असॉल्ट. तो उस टाइम पे जो जजेस थे उन्होंने कहा था कि अगर वो हैबिचुएटेड भी थी टू सेक्सुअल इंटरकोर्स तो इससे भी आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते हैं कि उसका उसमें कंसेंट था. दैट में स्टिल बी अ केस ऑफ रेप. ओके, और इसके अलावा इंटरनेशनल कोवेनेंट है ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, 1966 का है ये कोवेनेंट और इंटरनेशनल ये है. और इसके अलावा एक UN डिक्लेरेशन भी है ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड अब्यूज ऑफ पावर, 1985 का है ये. आप ये दोनों रेगुलेशंस अपने पास नोट करके रख सकते हैं. तो इसको बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रेप सर्वाइवर्स हैं उनको लीगल कोर्स का एंटाइटलमेंट है, वो उस पे जा सकते हैं और वो ऐसा रिकोर्स होना चाहिए जिसमें उनको खुद को फिर से रीट्रॉमेटाइज ना किया जाए और उनकी फिजिकल या मेंटल इंटेग्रिटी को वायलेट ना किया जाए. ओके, अब अगर बात करें गवर्नमेंट गाइडलाइंस की तो 2014 में आई थी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की, जिसका नाम था गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स मेडिको लीगल केयर फॉर सर्वाइवर और विक्टिम्स ऑफ सेक्शुअल वायलेंस. ओके, और इसमें उनकी गाइडलाइंस में क्लियर दिया गया है पर वजाइनम एग्जामिनेशन, जिसको ले लैंग्वेज में 2 फिंगर टेस्ट कहा जाता है, इट मस्ट नॉट बी कंडक्टेड फॉर इस्टेब्लिशिंग रेप और सेक्शुअल वायलेंस एंड द साइज ऑफ द वजाइनल इंट्रोइटस हैज़ नो बियरिंग ऑन द केस ऑफ सेक्शुअल वायलेंस. ठीक है, तो क्लियर इसमें गाइडलाइंस में कहा हुआ है कि ये टेस्ट कंडक्ट नहीं करना चाहिए और वजाइनल ओपनिंग या इंट्रोइटस जो होता है उसका साइज जो है उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं होता है ऑन केस ऑफ सेक्शुअल वायलेंस एंड इट कैन बी डन ओनली इन एडल्ट वेमेन व्हेन मेडिकली इंडिकेटेड. तो जब मेडिकली इंडिकेटेड हो तभी इसको किया जाना चाहिए. बाकी रेप और उस विक्टिम्स में आप
इनको ना करें कंडक्ट, ओके। और गाइडलाइंस में इनफैक्ट ये कहा गया है कि जो रेप विक्टिम का कंसेंट है या फिर उसके गार्जियन, या अगर वो मतलब अगर वो माइनर है या मेंटली डिसेबल्ड है तो उसके गार्जियन का कंसेंट वो किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। और अगर कंसेंट नहीं दिया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे मेडिकल ट्रीटमेंट ही डिनाई कर दो, ओके। लेकिन अब दिक्कत क्या है, ये जो गाइडलाइंस है सेंटर की, ये बस वही गाइडलाइन ही है, तो लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। और क्या दूसरे अटेम्प्ट हुए हैं इसको रोकने के लिए? हाँ, तो मद्रास हाई कोर्ट ने भी इसको बैन किया था। और इसके अलावा नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, जो कि कंट्री का सबसे बड़ा मेडिकल एजुकेशन का रेगुलेटर है, उसने फोरेंसिक मेडिसिन के अभी मॉड्यूल्स को मॉडिफाई किया था और उसमें 2 फिंगर टेस्ट की जो गाइडलाइंस थी उसको भी मॉडिफाई किया था। और इसमें उनको उसमें ये कहा था कि जो स्टूडेंट्स रहेंगे, मेडिकल स्टूडेंट्स रहेंगे, उनको इस चीज़ के ऊपर ट्रेन किया जाएगा कि अगर कोर्ट कोई ऑर्डर भी करती है 2 फिंगर टेस्ट, तो इन स्टूडेंट्स का काम है कि उनको बताए, कोर्ट को बताए कि ये जो टेस्ट है बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, ओके। सेकेंड न्यूज़ आइटम वॉज रिलेटेड टू दिल्ली पोल्यूशन। GS3 का एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो क्या हुआ है कि दिल्ली में एज़ यूजुअल हर साल की तरह हेज़ और स्मोक काफ़ी ज़्यादा आ गया था, एनुअल इवेंट बन गया है और उस वजह से टेम्परेरी बैन लग गया था कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ट्रक मूवमेंट और डीजल 4 व्हीलर्स के ऊपर, जो कि BS6 नॉर्म्स के साथ कंप्लाई नहीं करते हैं। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर स्टबल बर्निंग है, इसको भी बैन करने के लिए बोलते ही हैं नॉर्दर्न स्टेट्स में। तो सुप्रीम कोर्ट अभी इसी के ऊपर पिटीशन सुनेगी। और इसको मतलब इस टाइम पे जो है वो सबसे प्राइम रीज़न माना जाता है स्टबल बर्निंग को। तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं इससे रिलेटेड ही। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या एग्रीकल्चर, ये जो स्टबल बर्निंग है, ये मेन कल्प्रिट है? तो ऐसा है कि इस टाइम पे जो ये पीरियड होता है उस टाइम पे एग्रीकल्चरल वेस्ट डोमिनेंट रीज़न है फॉर द स्मोक एंड हेज। इट इज़ द रीज़न, डोमिनेंट रीज़न, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बर्निंग से पर्टिकुलेट मैटर निकलता है, PM निकलता है, PM 2.5 वगैरह, वो 30 to 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है जितना भी PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन है इन दिल्लीज एयर, ओके। और इसलिए ये 30 से 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ PM 2.5 लेवल्स, ओके। और लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि देखो ये तो पहले मतलब वैसे बाकी महीनों में भी जलाया जाता है, तो इसमें मेन चीज़ क्या है, इस टाइम पे क्यों डोमिनेंट हो जाता है? क्योंकि इस टाइम पे वेदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और 30 to 40% राइज इन पोल्यूटेंट्स एट एनी अदर टाइम ऑफ द ईयर वुड नॉट कॉज द सेम इम्पैक्ट, ओके। तो वही बात है कि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट बर्निंग होती है वो मई और जून में भी होती है, पंजाब हरियाणा में कम स्केल पे होती है, और उस टाइम पे केवल 15 से 20% ही ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे गर्मी होती है। तो गर्मी से क्या होता है, जो गर्म हवा होती है, हॉटर एयर होती है, इट राइजेस अबव द सरफेस एंड टेक्स द पोल्यूटेंट्स अलॉन्ग विद इट। तो वो जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उसको अपने साथ में उठा लेती है और 2-3 किलोमीटर अबव द सरफेस या उससे भी ज़्यादा ऊँची हाइट पर ले जाती है, और उसके बाद में वो डिस्पर्स हो जाते हैं, ओके। लेकिन अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि हाई प्रेशर रहता है ना, तो और हवा जो होती है वो हॉट नहीं होती है, तो जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो सरफेस के क्लोज रहते हैं, दे गेट ट्रैप्ड, और वो ज़्यादातर लोअर लेवल्स पे ही रहते हैं, जिससे स्मोक और हेज की सिचुएशन बन जाती है, ओके। तो ये एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है उसको जलाया क्यों जाता है? एक्चुअली में जो पेडी क्रॉप होता है उसको हार्वेस्ट करने के बाद में ये वेस्ट बच जाता है। तो ये केवल इन 2 स्टेट्स, पंजाब हरियाणा की बात नहीं है, ये बाकी स्टेट्स में भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इन स्टेट्स में भी है ना ये चीज़ अभी थोड़ी नई है। अभी से 10 साल पहले क्या होता था कि क्रॉप बर्निंग वाली चीज़ जो होती थी वो बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन अभी क्या है कि है ना, क्रॉप जो फील्ड होता है उसको जल्दी से वहाँ पे जो रेसिड्यू है ना उसको जला के नए क्रॉप के लिए तैयार करना होता है। तो उसमें अभी विंडो ऑफ टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट हो गया है, ठीक है। और उसका रीज़न क्या है, वही क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रॉपिंग पैटर्न बदल रहा है ना। तो आपको बताया भी था, अगर आपने मतलब कुछ वीडियोस ये रिवीजन वाले और प्रीलिम्स बूस्टर वाले अगर देखे हैं तो उसमें आपको बताया गया था कि एक्चुअली क्लाइमेट चेंज का ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है कि क्रॉपिंग सीजन जो है वो शॉर्ट होते जा रहे हैं ना, तो इसकी वजह से पैटर्न चेंज हो रहा है। तो अब हार्वेस्टिंग और दूसरे क्रॉप की प्लांटिंग में बहुत कम टाइम रहता है। तो ट्रेडिशनल मेथड वैसे क्या आता था कि मैनुअली उसको हटाया जाता था, जड़ से कट किया जाता था, और इससे क्या होता था, काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था और दूसरे क्रॉप की सोइंग में काफ़ी टाइम लग जाता था। तो अब इसकी जगह पे फार्मर्स को ये ईजियर ऑप्शन मिला है जो रिमेन्स है उसको बर्न कर देने का।
तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि आप ये जो सिचुएशन है इसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। तो कई सारे सोल्यूशंस आए हैं, जैसे कि क्रॉप साइकिल को थोड़ा चेंज करो, या फिर हार्वेस्टिंग के लिए मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट लगाओ, ताकि है ना बर्निंग जो है उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, या फिर ये जो वेस्ट है उसको किसी सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, है ना, आप बायोफ्यूल वगैरह पढ़ते हो ताकि वो मतलब एक तरीके से इंसेंटिव बन जाए इसको ना जलाने का। और इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगाए जा चुके हैं, लेकिन वही है कि ये सारे सिस्टम्स इफ़ेक्टिवली डिप्लॉयड नहीं हैं। अब ये बात आती है कि जो आप बोल रहे हो कि कंस्ट्रक्शन और डीजल व्हीकल्स पे बैन किया जाता है तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? तो कंस्ट्रक्शन का तो है ना बहुत कम कंट्रीब्यूशन होता है PM 2.5 के कॉन्सेंट्रेशन पे। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं और वो PM 10 कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, और इसलिए है ना इस सिचुएशन पे तो ये काम नहीं करेगा। इस सिचुएशन का मेन रीज़न है PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ ना। हाँ, जो डीजल व्हीकल्स होते हैं और खासकर जो पुराने ट्रक्स हैं, यानी वही BS6 पे नहीं, मतलब उसके हिसाब से नहीं है, तो काफ़ी पुराने रहते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं टू द PM 2.5 लेवल्स। और अगर इनकी मूवमेंट पे बैन किया जाए तो सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है। लेकिन अब वही इन्होंने कहा है कि सबसे बड़े जो जनरेटर है पोल्यूटेंट के डीजल व्हीकल सेक्शन में भी वो ट्रक्स है, लेकिन ये ट्रक्स जो है ये दिल्ली के अंदर जो है डे के टाइम पे तो मूव करती नहीं है और केवल रात के टाइम पे करती हैं, और इसीलिए जो है PM 2.5 का जो वेरिएशन है डे और नाइट में वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है ना। दोपहर को नहीं जाती हैं तो इस वजह से ज़्यादा पोल्यूशन फिर नहीं होता है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ हाउ इज़ द गवर्नर अपॉइंटेड एंड हाउ कैन ही और शी बी सेट। तो अभी हुआ क्या है, जो DMK के एक लीडर हैं उन्होंने प्रपोजल दिया है तमिलनाडु गवर्नर को हटाने का। और मतलब अभी ऑलरेडी कई सारे जो नॉन BJP रूल्ड स्टेट्स हैं जैसे केरला और पंजाब, तो वहाँ पे भी मतलब गवर्नर्स ने डिसएग्रीमेंट शो किया है विद द गवर्नमेंट ऑन वेरियस इश्यूज। ओके, तो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट और रिमूवल के बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 155 और 156 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें गवर्नर जो होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। रिमेंबर 155 एंड 156 में है कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है, और ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, तो ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर प्लेजर नहीं रहेगा, 5 साल का नॉर्मली टर्म रहता है, तो उस केस में गवर्नर हैज़ टू स्टेप डाउन। और प्रेसिडेंट किसके हिसाब से काम करता है? ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जो गवर्नर है मतलब एक तरीके से कैन बी अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट और रिमूवल बेसिकली अगर देखा जाए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही होता है। ओके, और गवर्नर जो होता है वो यूनियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट्स में। तो इसके लिए आर्टिकल 163 है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसमें आर्टिकल 163 में कहा गया है कि जो गवर्नर है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड और एडवाइस करेंगे, एक्सेप्ट ऐसे फंक्शंस जहाँ पे उसका डिस्क्रिशन चाहिए। ओके, और हालांकि उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, लेकिन उसको इम्पीच करने का कोई प्रोविज़न अभी तक नहीं है। गवर्नर स्टेट रिलेशंस की अगर बात करें तो हालांकि अपॉलिटिकल हेड होता है और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करता है, लेकिन फिर भी गवर्नर के पास में कुछ पावर्स होते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बिल पास किया गया है उसको असेंट देना या फिर असेंट विदहोल्ड करना, एंड अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कन्वीन करना है तो उस चीज़ के ऊपर असेंट देना, एंड जो पार्टी है उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी है तो उसके लिए उसको टाइम देना, और फिर ये भी डिसाइड करना कि पहले कौन सी पार्टी आएगी। और इन केस ऑफ अ हंग वर्डिक्ट इन अ इलेक्शन, तो अगर हंग वर्डिक्ट होता है कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो उस केस में फिर गवर्नर कैन डिसाइड कि विच पार्टी मस्ट बी कॉल्ड फर्स्ट। ओके, तो ये सारे अभी इंस्टेंसेस महाराष्ट्र में और पंजाब में कुछ देखे भी गए हैं। तो अब डिसएग्रीमेंट के केस में क्या होता है, तो कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जहाँ पे ये हो कि अगर गवर्नर और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो तो क्या होगा। और ट्रेडिशनली क्या होता आया है कि थोड़ा एक दूसरे की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, लेकिन कई जगहों पे आपने खुद ने भी केसेस देखे होंगे कि थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो अब कोर्ट्स का क्या कहना है? कोर्ट
कोर्ट्स का ये कहना है जैसे गवर्नर जो है वो ऑन ही होल्ड्स ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके। और फिर वही है, सवाल इस बारे में आते ही हैं कि क्या उसके पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है भी, और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको रिकॉल कर ले तो क्या उसको रीजंस बताने होंगे। तो इससे इसकी वजह से ना सूर्य नारायण चौधरी केस हुआ था, तो उस टाइम पे राजस्थान की जो हाई कोर्ट थी उसने ये कहा था कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो जस्टिसेबल नहीं है, और गवर्नर के पास में कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, और प्रेसिडेंट कभी भी उसको रिमूव कर सकता है विड्रॉइंग द प्लेजर, ठीक है। लेकिन उसके बाद में फिर बीपी सिंगल केस आया था 2010 में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्लेजर डॉक्ट्रिन के ऊपर काफ़ी इलेबोरेट किया था और कहा था कि जो ये प्लेजर डॉक्ट्रिन है इसके ऊपर कोई लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, चलो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप है ना वो विड्रॉल ऑफ प्लेजर का कॉज भी नहीं बताओगे, ओके। तो हालांकि लिमिटेशन नहीं है, बट यू हैव टू एटलीस्ट टेल द कॉज ऑफ इट, ओके। तो बेंच ने ये कहा था कि जो पावर है उसको काफ़ी रेयर और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही एक्सरसाइज करना चाहिए, और उसके लिए वैलिड रीजंस होने चाहिए, और केवल इसलिए कि वो यूनियन गवर्नमेंट के अनुसार या फिर सेंटर के पार्टी के पावर उसमें उसके अनुसार नहीं चल पा रहा है इसलिए उसको हटा दिया जाए, तो ये जस्टिफाइड नहीं है, ओके। और मतलब अगर यूनियन गवर्नमेंट का उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहा है तो उसको हटा दो, तो ये चीज़ गलत है। और ये कहा था कि अगर प्रेसिडेंट जैसे उसको गवर्नर को हटा देता है तो कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगी कि उसके वैलिड रीजंस थे, लेकिन अगर वो गवर्नर कोर्ट आ जाता है तो फिर उस केस में सेंटर को अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना पड़ेगा, ओके। अब कुछ कमीशंस भी इस चीज़ के ऊपर बनी है, तो उनका क्या कहना है। तो कई सारी ऐसी कमीशंस थी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1968, एआरसी आप पढ़ते ही होंगे, देन सरकारिया कमीशन 1988 की, और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हेड किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया MN वेंकटचलैया ने इन 2001, ठीक है। तो ये कमीशंस बनी थी। तो अब जो सरकारिया कमीशन थी उसने तो ये कहा था कि गवर्नर्स जो हैं उनको रेयर और कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस के अलावा आपको 5 साल से पहले उनको इस तरीके से नहीं हटाना चाहिए, और प्रॉपर प्रोविज़न होना चाहिए कि अगर उसको इम्पीच करना है तो असेंबली में इसका प्रोविज़न होना चाहिए। लेकिन जो भी रिकमेंडेशंस इन कमीशंस की आई हैं तो उनको कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है अभी तक, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम वॉज चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग कंसिस्टेंट पोजीशन। इसके ऊपर क्या है, GS2 का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। तो अभी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है हमारे काफ़ी मतलब न्यूज़ में रहते हैं, और बाहर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं जयशंकर। तो उन्होंने अभी SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी होस्टेड बाय चाइनीज़ प्रीमियर लीग केकियांग। तो वहाँ पे उन्होंने कहा ये चीज़ कि जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको मेंबर स्टेट्स की सोवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इंटरनेशनल लॉ को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात कर रहे थे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, जो कि एक मासिव मल्टीनेशनल मल्टी मॉडल कनेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, चाइना द्वारा किया जा रहा है, और इंडिया इसको सपोर्ट नहीं करता और डिक्लाइन भी कर दिया कि इसको ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद में फिर इस मीटिंग के बाद में एक जॉइंट एक रिलीज़ आया था बाय डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक कज़ाकिस्तान, किर्गिज़, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली रहेगा ही, और रशिया, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो उन्होंने तो मतलब कहा कि हम तो हम तो सपोर्ट करते चाइना के BRI को, और साथ में काम करेंगे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अब इंडिया क्यों अपोज करता है इसको, क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी से पास होता है विच इज़ इलीगली हेल्ड बाय पाकिस्तान, ओके। तो BRI की एक जो आर्म है जो कि चाइना को कनेक्ट करती है विद द अरेबियन सी, वो जाती है फ्रॉम काशगार, जो कि चाइना के जिनजियांग रीजन में आता है। वहाँ पे जो इगूर्स का एक रीजन है जिनजियांग, वहाँ से जाता है टू द ग्वादर पोर्ट, जो कि बलूचिस्तान में है, ओके। और ये अब इंडिया टेरिटरी में कहाँ से आ रहा है, तो एक्चुअली में पाकिस्तान ने जो इंडियन टेरिटरी ऑक्यूपाई की हुई है गिलजिट बाल्टिस्तान में, ठीक है, इसके बारे में भी हमने अभी पढ़ा था। गिलजिट बाल्टिस्तान के बारे में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ से क्रॉस होते हुए जाता है और फिर पूरा पाकिस्तान के नॉर्थ टू साउथ में जाता है बिफोर रीचिंग द अरेबियन सी। तो ये जो आर्म है BRI की, इसका नाम है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसमें कई सारे मॉडर्न हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं।
और इसमें जो पाकिस्तान नेशनल हाईवे है, काराकोरम हाईवे या फिर जिसको चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हाईवे कहा जा रहा है, उसको भी रीबिल्डिंग करके उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है। ओके, और इंडिया ने कंटिन्यूसली अपना कंसर्न दिखाया है और अपोजिशन दिखाया है टू CPEC, और ये भी कहा है कि मतलब एक तरीके से आप लोग इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करो, पर कोई सुनने वाला इंडिया की नहीं है। ठीक है, तो 2017 में भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने भी इसको मतलब कहा था कि वी डोंट सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट। एंड अगेन इन 2021 जो UN सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो बीजिंग में हुई थी, तो उस टाइम पे हमारी जो सेकंड सेक्रेटरी थी वहाँ की इंडियन एम्बेसी की, प्रियंका सोनी, उन्होंने भी यही चीज़ कही थी कि एक तरीके से आप सोवरेंटी पे हार्म कर रहे हो। और 2022 में फिर से अभी ये चीज़ हुई है। तो ये रेजोल्यूशन ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में आ रहा है, तो प्लीज़ याद रखना कि 1994 में इंडिया की पार्लियामेंट जो है उसने यूनानिमसली रेजोल्यूशन लिया था कि जो पूरी फॉर्मर प्रिंसली स्टेट है जम्मू कश्मीर की, फॉर्मर प्रिंसली स्टेट, एंटायर फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया, और इंडिया की पोजीशन इस मामले में क्लियर और कंसिस्टेंट है। ओके, लास्ट न्यूज़ आइटम वाज परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स। तो ये आपका GS2 का टॉपिक है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि स्कूल एजुकेशन का जो अभी ये हुआ है, परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स आया है, और इसको निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 2020-21 के लिए। तो इसमें केरला, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जो है वो बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं, और इंडिकेटर्स थे जैसे कि लर्निंग आउटकम्स, इक्विटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो ये परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स क्या है, ये स्टेट्स का जो है परफॉर्मेंस असेस करता है स्कूल एजुकेशन में, और इसमें स्टेट्स को स्कोर दिया जाता है 1000 पॉइंट्स के ऊपर अक्रॉस 70 पैरामीटर्स। तो 70 पैरामीटर हैं जिनको 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये 5 कैटेगरीज क्या क्या है, एक्सेस यानी कि उसमें आ जाता है आपका एनरोलमेंट रेशियो, ट्रांजिशन रेट, रिटेंशन रेट। ठीक है, सेकंड इज गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ इज इक्विटी, यानी कि मतलब जो SC के स्टूडेंट्स हो गए या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो गए उनके परफॉर्मेंस में कितना अंतर आ रहा है, एंड फिफ्थ इज लर्निंग आउटकम्स। ओके, यानी कि एवरेज स्कोर आपका देखा जाता है मैथ, साइंस, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस। ओके, और स्टेट्स को इसमें रैंकिंग नहीं दी जाती है, ग्रेडिंग दी जाती है, और ताकि मतलब जो है वो एक दूसरे को मतलब दूसरे की कॉस्ट पे खुद को ना इम्प्रूव करें, बस वो अपना प्रायोरिटी स्कूल एजुकेशन को रखें। तो ये पहली बार इंडेक्स 2019 में आया था और रेफरेंस ईयर 2017-18 था। इसमें टोटल वैसे 10 लेवल्स हैं, और लेवल 1 जो है वो टॉप नॉच परफॉर्मेंस है, जिसमें स्कोर जो रहता है वो 951 से 1000 पॉइंट रहता है। लेवल 2 को ग्रेड 1++ भी कहते हैं, इसमें स्कोर 901 से 950 रहता है। ठीक है ना, तो एक एक लेवल पे 50-50 पॉइंट करके कम होता जा रहा है। देन ग्रेड 1+ उस पर 851 to 900, और जो लोएस्ट होता है उस पर स्कोर रहता है 0 से 550। अब इसमें जो डेटा आता है वो NAS 2017 और यूडाइस 2020-21 से लिया गया है। इन दोनों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी जो 6 स्टेट्स आपको अभी ऊपर बताए थे, ये केरला, गुजरात, पंजाब आपको अभी बताया ना, तो ये जो 6 स्टेट्स हैं और साथ में चंडीगढ़, ये लेवल 2 पे रहे हैं। ये टॉप किए हैं लेकिन ये लेवल 2 पे हैं, और कोई भी स्टेट या यूटी लेवल 1 पे नहीं है। ठीक है, और लद्दाख का इसमें बताया कि उसमें बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, और वो सीधे 8 लेवल से 4th लेवल पे आ गया है, और मैक्सिमम जो स्कोर्स ऑब्टेन किए गए हैं वो 928 है, जो केरला, महाराष्ट्र, पंजाब के रहे हैं, और सबसे कम जो था वो 669 था, जो कि अरुणाचल प्रदेश का था। ओके, अब मैं आपको NAS और यूडाइस के बारे में भी बता दूं। NAS क्या है, ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, और ये नेशनल लेवल का ही रहता है। इसमें लार्ज स्केल सर्वे किया जाता है स्टूडेंट्स की लर्निंग का, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही करती है। तो एक तो इसका डेटा लिया गया, दूसरा यूडाइस मैंने आपको बताया। यूडाइस क्या है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो अभी इसका यूडाइस प्लस भी आ चुका है, वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि यूडाइस प्लस क्या है, यूडाइस से कैसे डिफरेंट है। तो इसको वैसे स्टार्ट किया था 2012-13 में, और ये सबसे बड़ा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है स्कूल एजुकेशन का। ठीक है, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ओके, और पिछले साल जो था यहाँ पे बताया है कि लेवल 2 पे कौन था, तो उस टाइम पे पंजाब तभी था, केरला भी था। ओके, लेकिन अब कुछ नए भी आ गए।
MCQs देख लेते हैं जल्दी से, आप आंसर्स करते जाइएगा, मैं आपको साइड बाय साइड बताते जाऊंगी, आप मेरे को लास्ट में बता सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया। ओके, तो पहला क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने बताया सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर आया था। पहला स्टेटमेंट है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस लेकर आई थी फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम्स इन अर्ली 2014 आफ्टर द 2013 जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट। और दूसरा स्टेटमेंट है कि ये गाइडलाइंस लीगली बाइंडिंग नहीं है। आपके ऑप्शन हैं बोथ, ओनली वन, ओनली टू या नन। आप पॉज करके आंसर लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर है ए। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और सेकंड क्वेश्चन है एसिड रेन जो है इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय, तो 2013 का क्वेश्चन है। और एसिड रेन किसकी वजह से होती है, तो आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और डी नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर बता देती हूँ, इट इज डी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है इनमें से कौन से जो है डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जो गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास रहते हैं। पहला इसमें लिखा है सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल। सेकंड है मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात कर रहे हैं। और तीसरा है कि कुछ बिल्स जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास हो गए हैं उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखना। और फोर्थ है मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो आपको बताना है सही कौन सा इनमें से। तो आपके ऑप्शंस हैं 1 and 2, 1 and 3, 2, 3 and 4 और 1, 2, 3 and 4। आप उसको एलिमिनेशन से बहुत इजीली कर सकते हैं। सो द आंसर इज बी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहला स्टेटमेंट है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेड, पॉलिटिक्स और कल्चर को प्रमोट करने के लिए। सेकंड है कि इसका एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है वो बीजिंग में है। बताना है कौन से सही है। ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। स्टेटमेंट आप देख सकते हैं अच्छे से। ओके, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर है ए। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। कहाँ पर है एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इसका? तश्किंत, उज्बेकिस्तान में। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पीजीआई जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री रिलीज करती है स्टेट की परफॉर्मेंस देखने के लिए। स्कूल एजुकेशन में 6 स्टेट और एक यूटी लेवल 1 पे आए हैं 2020-21 के पीजीआई के हिसाब से। तो ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन। तो इसका आंसर है ए, ओनली 1। ठीक है, तो लेवल 2 पे आए हैं ना कि लेवल 1 पे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।